जी में नीचे लिख लो एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। उसमें ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला। दोनों मतलब ये दोनों। नेक्स्ट में डालो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी in a reaction if all reactants and products are in their standard states and temperature is equal to 298 Kelvin and pressure is equal to 1 atmosphere, then we call the enthalpy change as standard enthalpy change। और उसके साथ लिख लो ये डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच सबस्क्रिप्ट में 298। ठीक है, चलो फिर अब क्वेश्चन देखते हैं। बैक साइज का क्वेश्चन नंबर 8।
पढ़ लिया क्वेश्चन? तो क्या क्या दिया हुआ उसने क्वेश्चन में हमें? डेल्टा यू दिया है और कुछ, और हमें रिएक्शन दिया हुआ है, और हमसे मांगा क्या है? डेल्टा एच उन्हें हमसे मांगा। तो अब जो चार फॉर्मूला देखे थे उसमें से सबसे सूटेबल कौन सा है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि दोनों की एंथैल्पीज नहीं पता। बॉन्ड ब्रेक या फॉर्मेशन वाला भी कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे लग नहीं पा रहा है। तो जो बाकी दो थे जहां पे डेल्टा यू हम यूज कर रहे थे, उनमें से कोई एक देखना पड़ेगा। तो या तो डेल्टा एन आर टी वाला या पी डेल्टा वी वाला। हम्म, पी डेल्टा वी, बट इसने यहाँ प्रेशर दिया है मुझे, चेंज इन वॉल्यूम वो भी नहीं दी। तो बच क्या रहा है? एक ही फॉर्मूला बच रहा है। ठीक है, तो टी दिया हुआ है, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एन क्या है? मैं कहते हैं यहाँ पे जी लिख लेना। तो डेल्टा एन जी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अगर मैं प्रोडक्ट में की बात करूं तो गैस कौन कौन से हैं? N2 और CO2, और इनका टोटल मोल ऐड करें तो कितना है? 2, माइनस रिएक्टेंट में टोटल गैस वाले 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2, तो कितना आएगा? तो 2 माइनस 5/2, तो कितना आना चाहिए डेल्टा एन? माइनस। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दो बस। डेल्टा यू माइनस हाफ इंटू आर इंटू टी, और डेल्टा यू दिया हुआ है 7 माइनस 742.7, और किलो जूल है तो इंटू 10⁻3। और सिंस यहाँ पे हमें जूल के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 8.31। आर को जब जूल के टर्म्स में लिखना है तब उसकी वैल्यू हो जाती है 8.314। तो अब इसको कैलकुलेट करो, वो हमारा बन जाएगा इंथैल्पी चेंज। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं है कोई। क्या हुआ?
7 क्या? अरे वो 4 है, थोड़ा वो -3 थोड़ी है। ये सॉल्व करके कितना है? हाँ, 3 ये आना चाहिए। तुमने जो कैलकुलेशन बताई उससे अच्छा तो यही आना चाहिए। इसको किलो जूल से जूल में करा, इसको किलो जूल से जूल में कर लिया था ना। 7 4 7 4 3 9, क्या था फिर आगे? जूल। तो किलो जूल में लिखना हो तो -7। गैस प्रोडक्ट में देखा कि गैस में कौन कौन है। गैसियस स्टेट में N2 और CO2, तो इन दोनों का टोटल मोल्स निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 + 1 2। और फिर अब देखना है रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में दोनों ही रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, तो इनका सम लोगे तो 1 + 3/2 5/2। नहीं लेते, सिर्फ गैस का ही लेते हैं। डेल्टा एन, तभी मैंने कहा था यहाँ पे जी लिख लो ताकि याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए देखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन। परफेक्ट गैस मतलब जो भी हमने कंडीशंस अज्यूम करी थी कि जब हमारा डेल्टा यू 0 होता है, कब हमारा डेल्टा एच की वैल्यू होती है, तो वो उसी में बोला है कि वही कंडीशन यहाँ लेकर चल, उसका बस इतना ही मतलब है।
नहीं, क्योंकि अगर एसटीपी होता तो टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट कितना हो जाना चाहिए था, वो है नहीं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? नहीं वो तो ठीक है, बट क्या कह रहा है ये? इंटरनल एनर्जी निकालनी है, मतलब डेल्टा यू निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है? और क्या है? मोल्स दिए हैं वाटर का 1 मोल, और प्रेशर दिया है 1 बार, और कुछ दिया है? ये सब दिया। तो अब डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन में कौन से फॉर्मूला है? एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ये दोनों में से कोई एक लगेगा, तो कौन सा ज्यादा फिट बैठ रहा है? टी उसने दिया हुआ है, आर हमें पता है कि कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स रहेगी। डेल्टा एन को देख रहा है अब। डेल्टा एन क्या था? प्रोडक्ट के गैस नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के। तो अब प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मतलब अगर उसको रिएक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हीट। अब क्या लिखूं इसके आगे? क्या? लिक्विड, हाँ फिर वो चलो यहाँ लिख दी। फिर यही लिखूंगा मैं रिएक्शन के टर्म्स में। तो अब इससे डेल्टा एन निकाल सकते हैं, तो निकालो फिर कितना आएगा। प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल्स हैं? रिएक्टेंट में तो डेल्टा एन आ गया 1। तो अब डेल्टा एच पता है, डेल्टा एन निकाल लिया, आर और टी पता है। तो अब डेल्टा यू बन जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। हम्म। वो तो मुझे उसने 1 मोल वाटर का दिया ना, बट इस रिएक्शन में मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखना ना। कंडीशन उसने दे दी कि 1 मोल ही वेपराइज हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे है मान लो कोफिशिएंट तो मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, बैलेंस तो उस केस में भी है। बट उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि एक ही है, राइट? तो रिएक्शन तो मुझे फिर भी देखना ही पड़ेगा डेल्टा एन निकालने के लिए। 8.31। कहाँ पे? वो शिफ्ट करा ना, डेल्टा यू निकालना था तो इसको उधर भेजेंगे।
00. क्लियर है ये? अब अगर मान लो जैसे जो हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़े थे उसको हमें रिलेट करना हो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी से, तो कैसे कर सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? हीट रिलीज हो रही है इस तरीके का, और एंडोथर्मिक था कि हीट देनी पड़ रही थी हमें। ठीक, तो अगर इसको एनर्जी के टर्म्स में मैं समझूं तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और साथ साथ थोड़ी बहुत प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हुई। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी थी E, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोल रही है कि फाइनल प्रोडक्ट में जितना भी टोटल है एनर्जी सेम रहेगी। तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस जो हीट रिलीज हुई है उन टोटल का सम E के बराबर होना चाहिए। तो मान लो अगर ये E1 था, ये E2 था, तो E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू E। तो यहां पे अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट और सिर्फ रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा किसकी है? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की? अभी ये भूल जाओ, ये हीट वाला पोर्शन भूल जाओ। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में से एनर्जी ज्यादा किसकी है? रिएक्टेंट की। तो अगर मैं डेल्टा एच लिखूं तो वो था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और अभी हमने देख लिया कि एनर्जी प्रोडक्ट की क्या है? कम। तो मतलब ये डिफरेंस आएगा नेगेटिव। तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा नेगेटिव होगा। सिमिलरली जब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है तो उल्टा हो जाएगा, वहां पे HP विल बी ग्रेटर देन HR, तो डेल्टा H हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो जितने भी हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वहां पे डेल्टा H नेगेटिव होता है, और जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस है वहां पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको पॉइंट लिख लो। ये पहले लिखो डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट। डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लो HP इज लेस देन HR, HP is less than HR. Second point, delta H is positive for endothermic reaction. और वहां पे उल्टा कर दो कि HP is greater than HR, ब्रैकेट में।
ठीक है, क्लियर है। अब जो हीट है हमारी, उसको मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ? अगर जितना भी अब मैंने पढ़ा, हीट और वर्क ही दो मेन कंपोनेंट्स थे, तो जो भी हीट है मेरी, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहा हूँ या कांस्टेंट प्रेशर पे देख रहा हूँ। कांस्टेंट प्रेशर पे वो एंथैल्पी के बराबर है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो जो भी हीट है उसको मैं मेजर कैसे कर रहा हूँ? अगर मान लो उसने मुझे बोला ये तुम्हारा सिस्टम है, इसमें रिएक्शन हो रहा है और तुम्हें इसकी हीट मेजर करनी है कि कितना चेंज हो रही है या जो भी हो रहा है, तो कैसे मेजर करूंगा मैं? हीट को कैसे मेजर करोगे? कौन से इंस्ट्रूमेंट से? क्या होता है कैलोरी में? नहीं। हम्म। हीट मेजर करनी है कि हीट का कितना चेंज हुआ या उसने कितनी रिलीज करी, कितनी अब्जॉर्ब करी, ये बताना है मुझे, इसको मेजर करना है। तो मतलब थ्रू टेम्परेचर करूंगा मैं, कि मान लो रिएक्शन के स्टार्ट में थर्मोमीटर डाल दिया, रिएक्शन स्टार्ट करा, जो भी चेंज है टेम्परेचर में वो नोट कर लिया, वो बराबर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट हीट अब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड के। तो जितनी ज्यादा डेल्टा टी की वैल्यू होगी, मैं बोलूंगा कि हीट भी उतनी ज्यादा है। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर मतलब हीट उतनी ही ज्यादा। तो डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर आएगा उतना ही ज्यादा हीट अब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड होगी। और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना होता तो क्या करते हैं? तो हमने यहां वही करा, कांस्टेंट ले आए C, जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो जो भी हीट रिलीज या अब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम की, वो टेम्परेचर चेंज के बराबर है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आए, जिसका नाम हमने दे दिया हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है ये? तो अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने का एक बहुत सिंपल तरीका। अब जैसे इस केस में मान लो कि मैं डेल्टा टी को 1 कर दूं, तो मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर 1 है। अब या वो 1 डिग्री हो, 1 केल्विन हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर डेल्टा टी को मैं कर दूं 1, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये आ गई मेरी डेफिनेशन। किसी भी कांस्टेंट को जब डिफाइन करना हो ना, उसके साथ जितनी भी टर्म्स हैं सबको 1 पुट कर दो और उसको बराबर कर दो LHS के, वो आपकी डेफिनेशन बन गई। तो मैं बोलूंगा हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1। वो मेरी बन गई हीट कैपेसिटी। तो अब कोई भी कांस्टेंट है, साथ वाली वैल्यू को 1 पुट कर दो, इक्वेट कर दो, डेफिनेशन बन गई। ठीक है। तो कैपिटल C से हम इसको डिनोट करते हैं। अब यहां पे एक स्पेसिफिक केस है कि अगर Q इज इक्वल टू C डेल्टा T है, तो मतलब जो C है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। क्योंकि अगर मैं उधर लिखूं इसको, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T आएगा, तो मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो C की वैल्यू कम होगी, चेंज इन टेम्परेचर बहुत कम है मतलब C की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, यही लिखा हुआ है कि अगर C लार्ज है तो एक गिवन अमाउंट ऑफ हीट से टेम्परेचर चेंज या राइज बहुत स्मॉल होगा। वही अगर C की वैल्यू छोटी है तो जो टेम्परेचर राइज है वो बहुत ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इसी हीट कैपेसिटी को जब मैं एक मोल सब्सटेंस के लिए कैलकुलेट करता हूं तो वो बन जाती है मोलर हीट कैपेसिटी। Cm से उसको डिनोट करते हैं। और रिलेशन क्या है कि Cm इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बस यही है। हीट कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर के उस पर हीट डिपेंड करती है, तो वहां से आया हीट कैपेसिटी कांस्टेंट के फॉर्म में। और हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
और अगर मैं हीट कैपेसिटी को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं उसको बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे हीट कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल सी। the heat the heat transferred between system and surrounding between system and surrounding is measured by the change in temperature of the system of the system। और इसके नीचे लिख लो therefore Q is proportional to delta T। और उसके नीचे लिखो the value of coefficient depends on the size, composition, and nature of the system और अब उसी के नीचे लिख लो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। टू डेल्टा टी और यहाँ पे लिख लो दिस कांस्टेंट C is called heat capacity। नेक्स्ट लाइन में ये रिलेशन लिखो C is inversely proportional to delta T। तो इसमें लिखो when C is large a given amount of heat results in only a small rise in temperature and when C is small the opposite happens ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा टी इंक्रीजेस या हाई, डेल्टा टी इज वेरी हाई। एक इसमें और पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना उसको, कि T is heat capacity is directly proportional to amount of substance
सब्सटेंस। जितना ज़्यादा मास या अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा सी की वैल्यू होगी, और मतलब उतनी हीट देने पे चेंज इन टेम्परेचर हमारा कम होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मान लो हम ज़्यादा अमाउंट में जैसे घर का खाना रोज़ 3-4 लोगों के लिए बनता है, जब मेहमान आते हैं ज़्यादा सामान लगता है, उसको पकाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? कि ज़्यादा सामान है तो हीट सबको इवनली देनी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और टेम्परेचर राइज उतना नहीं होगा। राइट, अब इसी में सब हेडिंग बना लो मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में सीएम। एम सबस्क्रिप्ट में, वो चीफ मिनिस्टर वाला सीएम नहीं। ठीक है, तो लिख लो हीट कैपेसिटी ऑफ वन मोल of a substance is called its molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो ये हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो नहीं लिखी, बाकी सारी राम कहानी लिखी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख लो कोई फॉर्मूला से कि इट इज द heat required to increase the temperature of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। डेफिनेशन लिख लो ये हीट कैपेसिटी की। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम by 1 degree Celsius or 1 Kelvin